दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म केसरी 2 को। इस फिल्म की डिमांड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा की थी, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है जलियांवाला बाग के उस दिल दहला देने वाले सीन से, जहां हजारों लोग एक आंदोलन के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी एक लड़का देखता है कि उनके ऊपर से एक जहाज उड़ रहा है और कुछ ही देर में जनरल डायर अपनी फौज के साथ वहां पहुंचता है। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही डायर सैनिकों को फायरिंग का आदेश दे देता है और वहां नरसंहार शुरू हो जाता है। हजारों लोग वहीं अपनी जान गंवा देते हैं और जनरल डायर ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है। इसके बाद कहानी कुछ समय पीछे जाती है, जब 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अंग्रेज हारने लगे थे। तब उन्होंने भारतीयों से वादा किया था कि अगर वो इस जंग में उनका साथ देंगे तो वॉर जीतने के बाद हिंदुस्तान को आज़ाद कर देंगे। भारतीयों की मदद से अंग्रेज जंग तो जीत गए, लेकिन बाद में उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया और उल्टा भारतीयों पर ही अत्याचार करने लगे। इसी के खिलाफ आवाज उठाई कृपाल सिंह ने, जो एक प्रोफेसर और आंदोलनकारी थे। जब कृपाल सिंह ने अंग्रेजों को उनकी बात याद दिलाई तो अंग्रेजों ने उन्हें फंसाने की साजिश रची। पंजाब का गवर्नर माइकल और जनरल डायर मिलते हैं अपने भारतीय सलाहकार तीरथ सिंह से, जो उन्हें एक वकील शंकरन नायर का नाम सुझाता है, जो अब तक कोई केस नहीं लड़ रहे थे। तीरथ सिंह नायर को जाकर ये कहता है कि कृपाल सिंह ने अंग्रेजों पर केस कर रखा है, लेकिन असल में हमें उसी को जेल भिजवाना है। नायर ये केस ले लेते हैं। कोर्ट में नायर इतनी चतुराई से दलीलें पेश करता है कि जज भी हैरान रह जाता है। वह साबित करता है कि कृपाल सिंह ने बम बनाकर एक अंग्रेजी सैनिक की हत्या करवाई थी और नतीजतन कृपाल सिंह को जेल हो जाती है। जाते जाते कृपाल सिंह नायर से कहते हैं, तुम वकील तो अच्छे हो, लेकिन गलत लोगों के लिए लड़ रहे हो। नायर तब ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसके बाद नायर को अंग्रेज सरकार सर की उपाधि देने का फैसला करती है। वह खुश होते हैं कि अब समाज में उन्हें इज्जत मिलेगी। लेकिन उसी दिन जलियांवाला बाग का कांड होता है और हजारों लोग मारे जाते हैं। जनरल डायर पर सवाल उठने लगते हैं, इसलिए माइकल उसे डांटता है और तीरथ को आदेश देता है कि ये खबर बाहर न जाए। तीरथ सैनिकों को भेजकर सारे अखबार जलवा देता है। जलियांवाला बाग की खबर को दबा दिया गया। डायर इतनी क्रूरता से पेश आता है कि लाशों को नालों में फेंक देने का आदेश दे देता है। अंग्रेजी सरकार पीड़ितों को 25 रुपए का मुआवजा देकर उनसे अंगूठा लगवाती है कि उन्हें अब कोई शिकायत नहीं है। जब लोग फिर भी आवाज उठाने लगते हैं तो अंग्रेज सरकार एक वायसराय कमीशन बैठाती है, जिसमें अपने ही लोग शामिल होते हैं। नायर भी अब इस कमीशन का हिस्सा होते हैं। नायर मीटिंग में सवाल करते हैं कि अगर भीड़ के पास हथियार थे तो कितने अंग्रेज मारे गए। किसी के पास जवाब नहीं होता। नायर को एहसास होने लगता है कि सच्चाई छुपाई जा रही है। उसे जानिसार नाम का एक पूर्व सैनिक भी मिलता है, जो डायर की वजह से अपाहिज हो गया है। और वहीं वो लड़का भी दिखता है जो जलियांवाला बाग के नरसंहार से बचा था, जिसके पूरे परिवार को मार दिया गया था। इस सब से नायर का दिल बदलने लगता है। वो उस लड़के से मिलने जाता है और समझाता है, बेटा आंदोलन छोड़ दो, पढ़ाई करो। मेरा खुद का स्कूल है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो नायर उस लड़के का एडमिशन कराने की बात करता है, लेकिन लड़का मना कर देता है। वह कहता है कि मैं, मेरी माँ और बहन, हम सभी एक आंदोलन में गए थे, लेकिन वहाँ अंग्रेजों ने बिना किसी चेतावनी के गोली चला दी और मेरे पूरे परिवार को मार डाला। अब मैं पढ़ लिख कर क्या करूँगा? जब तक अंग्रेज हैं, ये देश कभी आज़ाद नहीं होगा। वह नायर को अपने बनाए पोस्टर भी दिखाता है, जिसमें जालियांवाला बाग जैसी घटनाओं को दर्शाया गया है। ये सब देख नायर भीतर से हिल जाता है। रात को अंग्रेज अफसरों की पार्टी चल रही होती है, लेकिन नायर का मन वहां नहीं लगता। जब वह वॉशरूम जाने की कोशिश करता है तो उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि वहां लिखा होता है, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ये देखकर वह बहुत अपमानित महसूस करता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। अगले दिन कमीशन का फैसला सुनाया जाता है। सभी अंग्रेज जनरल डायर को निर्दोष मानते हैं, सिर्फ नायर उसे दोषी ठहराता है। मगर बहुमत के चलते डायर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये सब देखकर नायर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तीरथ उसे चुप रहने की सलाह देता है। फिर नायर को खबर मिलती है कि वही लड़का जिसने उसे पोस्टर दिखाया था, उसने आत्महत्या कर ली। ये सुनकर नायर टूट जाता है। वहीं पास खड़ी लड़की दिलप्रीत उसे देख रही होती है। जब नायर शहर छोड़ने की तैयारी करता है, दिलप्रीत आकर कहती है, आप मेरी इंस्पिरेशन थे। मैं आपके जैसे वकील बनना चाहती थी, लेकिन आप भी अंग्रेजों के आगे झुक गए। ये सुनकर नायर कहता है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता।
बेहतर है जो हो रहा है होने दो। लेकिन ट्रेन में बैठते वक्त नायर का मन बदलता है। वह सीधा जलियांवाला बाग जाता है और दिलप्रीत से कहता है, अब हम मिलकर दायर और अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन केस तुम दायर करोगी, क्योंकि अगर मेरा नाम सामने आया तो सबूत नहीं इकट्ठे कर पाएंगे। फिर दोनों मिलकर सबूत इकट्ठा करते हैं। कोर्ट में जब दायर को लगता है कि दिलप्रीत अकेली कमजोर वकील है, तभी वह सबको चौंकाते हुए कहती है कि यह केस अब मिस्टर नायर लड़ेंगे। नायर कोर्ट में साबित करता है कि दायर ने 13 अप्रैल को जानबूझकर नरसंहार की योजना बनाई थी। उसने अफवाह फैलाई कि कोई मशहूर शायर जलियांवाला बाग में आने वाला है, जिससे हजारों लोग वहां जमा हो गए। फिर ऊपर से एक प्लेन भेजा गया ताकि भीड़ की संख्या का अंदाजा लगाया जा सके। दायर की साजिश धीरे धीरे उजागर होती जाती है और जज उसके खिलाफ जांच बैठा देते हैं। अब हर अखबार में जलियांवाला बाग की खबरें छपने लगती हैं। दायर और माइकल घबरा जाते हैं। माइकल कहता है, अगर यह बात क्राउन तक पहुंच गई तो बहुत बड़ा झटका लगेगा। तीरथ कहता है कि उसके पास एक वकील है जो नायर से नफरत करता है, मैकेनले, जो एक अंग्रेज अफसर की नाजायज संतान है। उसे अंग्रेजों की तरफ से केस लड़ने के लिए मना लिया जाता है। वह कोर्ट में प्रेस को बाहर निकलवाता है ताकि कुछ भी बाहर न जाए। फिर वह जज को बताता है कि दायर का कदम एक घटना के कारण था। 10 अप्रैल को एक अंग्रेज लड़की माथा के साथ बदसलूकी हुई थी। वह माथा को गवाही के लिए बुलाता है और वह कहती है कि कॉलेज से घर लौटते वक्त एक लड़का उसे जबरन कमरे में ले गया। माथा गवाही देती है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ था, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि ऐसा करने वाला कौन था, तो वह नाम लेती है डंडा फौज का लीडर तनवीर चौधरी। जब तनवीर पर आरोप साबित होता है और उसे सजा मिलती है, तब डंडा फौज भड़क उठती है। उन्होंने 13 तारीख को अंग्रेजों से बदला लेने के लिए एक भयानक योजना बनाई और इसी कारण दायर को उन लोगों पर हमला करना पड़ा। यही कहानी मैकनेले सबको सुनाता है, लेकिन असलियत इससे बहुत दूर थी। जज अगली तारीख देते हैं। मैकेले तीरथ से कहता है कि अफवाह फैलाओ कि जज नायर दुष्कर्मियों की तरफदारी कर रहा है। तीरथ वही करता है और जल्द ही नायर की साख मिट्टी में मिल जाती है। लोग उसे गालियां देते हैं, उसके चेहरे पर कालिक पोत देते हैं, लेकिन नायर अभी भी टूटा नहीं था। इसी बीच दिलप्रीत कॉलेज पहुंचती है जहां घटना हुई थी और नायर तनवीर के कमरे की तलाशी लेता है। कुछ अहम सबूत हाथ लगते हैं। सुनवाई का दिन आता है। दिलप्रीत माथा से पूछताछ करती है, अगर जबरदस्ती हुई थी तो तुमने शोर क्यों नहीं मचाया? माथा जवाब देती है कि वह डर गई थी, लेकिन दिलप्रीत की चालाकी से सच्चाई सामने आती है। तनवीर और माथा में रिश्ता था, वो अक्सर अकेले मिला करते थे। आखिरकार माथा रोते हुए सच बोल देती है, वह तनवीर से प्यार करती थी, लेकिन एक दिन प्रिंसिपल ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया और तब उस पर दबाव डाला गया कि अगर अपनी इज्जत बचानी है तो तनवीर पर दुष्कर्म का झूठा इल्जाम लगा दो। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। मैकेल का प्लान फेल हो जाता है, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। अब उसकी पूरी कोशिश दायर को बचाने की थी। जज कहते हैं, अगर दायर पर कार्रवाई करनी है तो एक मजबूत गवाह लाओ। नायर परेशान बैठा होता है, तभी उसे याद आता है जानिसार का नाम। जानिसार बताता है कि कैसे दायर ने उसे सिर्फ 15 मिनट लेट आने पर अपने लोहे के बूटों से पीटा था। वह आज तक ठीक से चल नहीं सकता। अगली सुनवाई में नायर दायर से पूछता है, तुमने जलियांवाला बाग में पहली चेतावनी कैसे दी? दायर कहता है, मैंने कोई चेतावनी नहीं दी, वो लोग हम पर हमला करने वाले थे। नायर पूछता है, 8 साल के बच्चे कैसे हमला कर सकते थे? फिर नायर दायर की मेडिकल रिपोर्ट पेश करता है जिसमें लिखा था कि दायर को गुस्सा अचानक और ज्यादा आ सकता है। नायर यह भी बताता है कि दायर को बचपन से भारतीयों से नफरत थी और जलियांवाला कांड उसी नफरत की उपज था। दायर गुस्से में आकर नायर का कॉलर पकड़ लेता है और कोर्ट की कार्यवाही आगे बढ़ा दी जाती है। मैकेल, तीरथ और दायर मिलकर नायर को फंसाने की साजिश रचते हैं। जल्द ही पुलिस नायर के घर रेड करती है और उस पर फर्जी इल्जाम लगाकर पकड़ लेती है। बिना नायर की मौजूदगी के अदालत फैसला सुनाती है। दायर को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। नायर टूट जाता है और वकालत छोड़कर घर चला जाता है। दिलप्रीत भी वापस जाती है और शादी करने का फैसला करती है। कुछ दिन बाद नायर को एक चिट्ठी मिलती है कृपाल सिंह की। उसमें लिखा था कि जिस लड़के की मौत ने तुम्हें केस लड़ने के लिए मजबूर किया, वो मेरा बेटा था। उसे आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं किया गया, बल्कि उसे मार डाला गया। ये पढ़ते ही नायर फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वह हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल करता है, लेकिन जज केस खारिज कर देते हैं। नायर गुस्से में जज को गाली दे देता है और उसके ऊपर इंक्वायरी बैठा दी जाती है।
अब नायर को सबके सामने माफ़ी मांगने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वह खड़ा होकर कहता है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं सच कहना चाहता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ कि डायर गुनहगार है। वह जूरी मेंबर को बुलाता है जिसने डायर को दोषी माना था, लेकिन जिसे बाद में खरीदा गया। मीडिया सच्चाई को कवर करता है। अगली सुबह अखबारों में डायर के खिलाफ खबरें छपती हैं। विरोध शुरू हो जाता है और डायर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। 4 साल बाद बीमारी से डायर की मौत हो जाती है और फिर सरदार उधम सिंह 20 साल बाद लंदन जाकर डायर और माइकल दोनों को मार देता है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको मूवी का रिव्यू कैसी लगा। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यूज़ के लिए मूवीज़ अड्डा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले मूवी में। धन्यवाद।